नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोच एकेडमी में। मैं स्वाति और आज आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का मॉक टेस्ट है। और 11th मॉक टेस्ट हमारा जो है आज का रहेगा और आप उसे जो है प्रॉपर मेरे साथ डिस्कस करेंगे। अब हम कोशिश करेंगे डेली जो है टॉपिक वाइज भी आपके लिए जो है मॉक टेस्ट लाएं। साथ ही साथ में आपके लिए जो है इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट जो है जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो इससे पहले मैं अपना मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से भी कोई जो है टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे फिर आपकी स्ट्रीम एनी स्ट्रीम यानी कि आपकी जो है चाहे आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, या फिर आप जो है टीजीटी जेवीटी के लिए टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जेवीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर एलटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी स्ट्रीम आपकी हो सकती है। तो उसके लिए जो है आप हमारे जो भी नए बैच शुरू हुए हैं आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको भी आर्ट्स का ही रहता है टीजीटी, क्योंकि उन्होंने टीजीटी आपको टेट जो दिया था वो आपको पता होगा कि आपने जो है आर्ट्स का ही दिया होता है ना। तो अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर लो, चाहे आप टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर लो, आप हमारे पास बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसाखी का ऑफर है, आप ऑफर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज के मॉक टेस्ट की ओर चलते हैं। आज का हमारा 11th मॉक टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी है, यानी कि सप्तांग जो सिद्धांत है, उसमें अमात्य निम्नलिखित किसे दर्शाता है। तो आपको पता है सात चीजों की जो है उन्होंने बात कर की है अपने सप्तांग थ्योरी के अंदर, चाहे वो किंग हो, चाहे उसका मंत्री हो, कि राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के जो है यहाँ पे बात की गई है और उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर जो है ये सब बातें कर रखी है। तो उसी को जो है हम डिटेल में देखेंगे। चलिए मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेती हूँ, देन हम जो है आप अच्छे से क्वेश्चंस पे जो है आप फोकस करिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे सप्तांग थ्योरी के बारे में, अगर हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि सप्तांग थ्योरी के अंदर जो है सात चीजों के बारे में बात कर रखी है। लिखी किसने है, ये किसने दे रखी है थ्योरी, तो ये दे रखी है आपके कौटिल्य ने दे रखी है। तो उन्होंने कहा कि अमत्य किसे कहते हैं, क्षेत्र को, मित्र को, मंत्री अधिकारी को, या फिर किला को। तो सप्तांग थ्योरी के अंदर जो है इन्होंने अमत्य का मतलब है मंत्री। क्या अमात्य जो है मतलब यानी कि मंत्री से रिलेटेड है, मंत्री और अधिकारी से संबंधित है। और ये जो है एक स्टेट के लिए, एक स्टेट का जो है सेकंड पोजीशन होती थी स्टेट के अंदर। तो सबसे पहले जो होती थी वो किंग होता था, राजा होता था। दूसरा आपका जो है ये अमात्य की बात की है। पहला राजा बताया था कि राजा कैसा होना चाहिए, अमात्य जो है वो कैसे होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण अंग है ये राज्य का। और अमात्य के बिना, या हम कहें कि मंत्री के बिना जो है वो जो प्रशासन था, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चल ही नहीं सकता है ना, उसको चलाना बहुत ही मुश्किल था, यानी कि कहें कि असंभव ही था। तो अमात्यों की संख्या कितनी होगी, तो ये डिसाइड जो करते थे कौन करते थे, किंग डिसाइड करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मौर्य शासक कौन कौन थे। नंबर 1 पे आपका मौर्य शासकों में यानी कि मौर्य जो रूलर रहे हैं वो कौन कौन थे। तो नंबर 1 पे जो मौर्य रूलर रहे हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। देन इनका बेटा आता है जिसका नाम था बिंदुसार। देन उनके बेटे हम देखते हैं जिसका नाम है आपका अशोक। देन आते हैं बृहरथ। तो इस तरह से ये एक मैंने क्रम में लिख दिए, या फिर मैं कहूँ कि सीक्वेंस में मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि किसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि कलिंग का वॉर हुआ था 261 में, है ना। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में। बच्चा बच्चा इसको बारे में जानता है। और किसने करवाया था, अशोक ने। अब जो कलिंग था लगभग अगर हम बात करें तो जो ये वाला हिस्सा है, यानी कि आज के टाइम में जो ओडिशा है आपका, या ओडिशा है, वो उस समय कलिंग होता था। तो मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत के अंदर एक्सपेंड था, सिर्फ कलिंग को छोड़ के। तो जब अशोक आते हैं राजा बन के, तो अशोक के द्वारा जो है लगभग, अशोक की हम बात करें तो 8 वर्ष के बाद जैसे ये राजा बनते हैं, आफ्टर 8 ईयर जो है 261 के अंदर जो है क्या करते हैं,
कलिंग पे वॉर कर देते। और कलिंग में वॉर करने के बाद हम देखते हैं कि ये ऐसा वॉर था कि उसके बाद उन्होंने हमेशा जो है अहिंसा की नीति अपना ली थी। अहिंसा का मतलब है कि उन्होंने हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया था। और फिर उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को जो है अडॉप्ट किया था। और उसके बाद अपनी बेटी और अपने जो है बेटे को जो है उन्होंने प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो था वो आपका राइट आंसर है। चलिए, आपको भी साथ में थोड़ा थोड़ा याद आ जाता होगा कि क्या क्या पढ़ा है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे। और क्वेश्चन क्या है? अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग की विजय प्राप्त हुई? अभी बताया मैंने जस्ट आपको, है ना? कितने? 8 ईयर बाद। कब की थी? 261 में। तो जब उनका राज्याभिषेक हो उसके 8 साल बाद जो है, अगर कई बुक्स में 260 भी लिखा होता है, तो डिपेंड करता है कि उनका जो राज्याभिषेक किया गया है उसकी डेट क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो ये भी मैंने ऊपर ही बता दी, किसने? अशोक ने, है ना? अशोक ने क्या किया? जैसे ही कलिंग का युद्ध लड़ा और उसके बाद हमेशा के लिए, क्योंकि उस कलिंग के युद्ध में बहुत ही ज्यादा जो है खून बहा था, ब्लड जो है बहुत ज्यादा जो है फ्लो हुआ था, और जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध लड़ना जो है वो छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने मतलब अगर उनकी देखा जाए तो पहले तो वो युद्ध लड़ते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनको ऐसा हुआ, मतलब उनका जो है कह सकते हैं कि उनमें जो एक परिवर्तन आया है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। तो अशोक ही था वो, जिसको सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं, प्रचंड अशोक भी बोलते हैं। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार था। तो अंतिम की अगर हम बात करें कि अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो कौन थे, पहले तो यही पता होना चाहिए आपको कि अंतिम मौर्य सम्राट जो है वो कौन थे। तो वो थे आपके बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त थे अंतिम मौर्य, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो बृहरथ इज योर लास्ट रूलर। बृहरथ की अगर हम बात करें, इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है की गई थी, और उसके बाद उसने अपनी शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। एक्चुअल में ये जो पुष्यमित्र शुंग था, बृहदत्त का जो है कमांडर था, सेनापति था। तो कह सकते हैं कि क्या था ये? उनका सेनापति था। और इसने जो है बाद में अपने शुंग वंश की स्थापना की, राजवंश कह सकते हैं, शुंग राजवंश की। इसने देखा बृहदत्त जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, इसलिए जो है इसने क्या किया, इनको ही हत्या कर दी और अपने जो है क्या कहते हैं, अपने शुंग वंश की स्थापना कर दी। और हाँ, इसने जो है अशोक के कई स्तूप, अशोक ने जो है बहुत सारे स्तूपा बनवाए थे। आपको पता होगा स्तूपा कैसे होते हैं ना, मैंने बता रखा है ऐसे इस तरह से, है ना? तो बहुत टाइप के होते हैं, हमने ये भी देखा, 4 टाइप के देखे हैं। तो स्तूपों और शिलालेखों, यानी कि जो भी इंस्क्रिप्शंस थे वो, और साथ में जो स्तूप थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने। और मौर्य वंश की स्थापना के अगर हम देखें तो 322 के बाद जो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी उस समय। मौर्य डायनेस्टी की जो स्थापना है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उसको जो है लास्ट राजा बृहदत्त थे, और पुष्यमित्र शुंग ने जो है इनकी हत्या कर दी थी, जो सेनापति हुआ करता था बृहदत्त का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो यहाँ पे अगर हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, 20, 25, 30 या 35, तो यहाँ पे जो है इसका जो रख रखाव था, बहुत ही बड़ी सेना थी, एक बहुत ही ज्यादा इनकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें सेना जो है बहुत विशाल थी इनके पास। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो जो आपके रोमन लेखक हैं, रोमन लेखक जिनका नाम था पीलिनी, तो उन्होंने बता रखा है कि चंद्रगुप्त के पास जो है 9,000 हाथी थे, 30,000 घुड़सवार थे,
30,000 घुड़सवार, 6 लाख पैदल सेना थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 30 है, क्या आएगा 30। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। तो 30 सदस्यों को जो है इसकी 30 सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया था? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैवलर आए थे। तो इंडियन सोसाइटी को जो है सेवन क्लासेस के अंदर किसने डिवीजन इसका किया? मैगस्थनीज ने, अरियन ने, स्ट्रैब्रो ने या पिलनी ने? तो यहाँ पे मैगस्थनीज जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका। मैगस्थनीज जो है वो एक ट्रैवलर थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। आपको याद होगा इसने क्या किताब लिखी? इंडिका नाम की। तो इन्होंने जो 7 टाइप बताई, ये 7 क्लासेस बताई। तो इनकी क्लासेस की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि फर्स्ट में जो है फिलोसफर है, सेकंड में एग्रीकल्चर वाले हैं, थर्ड में पशुपालक हैं। इन्होंने क्लासेस बताई, ठीक है। यहाँ पे पहले पे इन्होंने बताया कि पहले पे कौन है? फिलोसफर है। दूसरे पे कौन है? आपके जो है एग्रीकल्चर है। तीसरा पशुपालक, चौथे जो है कारीगर, 5वें नंबर पे इन्होंने कहा योद्धा, यानी कि जो लड़ाई लड़ रहे वेरियर योद्धा। देन नेक्स्ट निरीक्षक, निरीक्षक और नेक्स्ट जो है सभासद। तो इस तरह से जो है इन्होंने 7 क्लासिफिकेशन जो है कर रखी है सोसाइटी के अंदर। साथ ही साथ में उन्होंने एक चीज ये भी बताई थी कि भारतीय समाज के अंदर जो है दास प्रथा नहीं पाया गया। तो इन्होंने दास प्रथा नहीं देखी थी, उस समय दास प्रथा नहीं होती थी, इसलिए इन्होंने ये भी लिखा है मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसली, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ या तक्षशिला? तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार अगर हम देखें तो कौन सा नहीं था? चलिए बता दीजिए जल्दी से। तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार जो है इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है आपका। अशोक जो है वो मौर्य वंश के राजा थे। अशोक जो है वो मौर्य डायनेस्टी के जो है किंग थे। मौर्य डायनेस्टी के किंग है। और इन्होंने जो है बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण करवाया है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है इनके, लेकिन 14 इंस्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं, जिसमें जो है किस तरह से एक स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में बात की गई है, यानी कि किस तरह से राज्य के अंदर प्रशासन होगा उसके बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार किया? तो यहाँ पे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के प्रचार की, अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन है आपके? पहले तो लॉर्ड बुद्ध को मानते हैं, गौतम बुद्ध बोल सकते हैं आप, या गौतम बुद्धा भी आप बोल देते हैं। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है या बर्थ है वो कब हुआ है? 563 में। और कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है बिहार के अंदर आता है, और ये उस समय लुम्बिनी जो है एक गणराज्य था। गणराज्य किसका था? शाक्य गणराज्य था। कौन सा था? शाक्य गणराज्य। जब ये 35 की एज इनकी हो जाती है तो इनको जो है बोध गया में, याद आ गया होगा आपको, बोध गया मतलब बिहार के अंदर। बिहार में जो है इनको अलाइनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सबसे पहले जो उपदेश देते हैं, फर्स्ट सेरेमनी जो करते हैं या फर्स्ट उपदेश जो है इनका वाराणसी के पास सारनाथ में देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। वी टर्निंग द व्हील, व्हील ऑफ टर्निंग कहा जाता है ना। धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन बोलते हैं, जो है वो इसको कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? इनकी डेथ जो है वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में 483 BC में। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ऑप्शन नंबर डी जो था वो सही था। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोपा डैश राज्य संघ या राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में सभी ने सुन रखा की गोपा है ना। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। और आपने इसके बारे में ऑलरेडी हिमाचल की क्लासेस के अंदर भी इसके बारे में पढ़ रखा है आपने, तो आपको इसके बारे में पता होगा की गोपा के बारे में। और सबसे बड़ा केंद्र है ये की गोपा बौद्ध शिक्षा का। किस चीज का? बौद्ध शिक्षा का, यानी कि बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो है सबसे बड़ा सेंटर है। गोपा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो गोपा का मतलब होता है बौद्ध धर्म का मठ या मंदिर, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, या फिर टेम्पल भी बोल सकते हैं एक तरह का ना। तो कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे स्थित बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, 11th सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और यह मठ जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है या मठ है। तो इस तरह से जो है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप सबको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और हम जो है इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा 11th जो है मॉक टेस्ट था। इससे पहले 10 हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। डेली का डेली जो है हम जो भी कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर करते हैं, कर रखे हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम टेस्ट करते हैं, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट, वो प्रैक्टिस कर सके डेली। मैं खुद उनको प्रैक्टिस करवा सकूं, तो इसलिए जो है मैं खुद ही क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो इसके अलावा हम इंग्लिश का सेशन भी जो है जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो टाइमली ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि बाद में आप एक महीना रहे तो आप कहें कि अभी ये ज्वाइन करना, तो फिर हम अलो नहीं करते हैं और फिर आप जो है रिकॉर्डेड बैच ही ले पाएंगे। तो लाइव क्लासेस अगर आप चाहते हैं साथ में, तो आप टाइमली जो है ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है? स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेली जो है प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरह से बने रहिए स्टडी सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच।